आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम पीजी सेमेस्टर 1 के लिए CC 103 पेपर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है सामंतवाद का उदय और उसका विकास कैसे हुआ और उसके पतन के कारण। सामंतवाद कोई नया शब्द नहीं है। सामंतवाद प्राचीन शब्दावली है। प्राचीन समय में यदि हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हमको सुनने को मिलता है। यूरोप के संदर्भ में जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, यूरोप के संदर्भ में 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड है उसको सामंतवादी युग कहा जाता है। सामंतवाद ये क्या है? सामंतवाद एक सामाजिक व्यवस्था था जिसमें एक सबल व्यक्ति, आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति है ना, अपने से कमजोर वर्ग की सुरक्षा का जिम्मेदारी लिए, उसकी सामाजिक सुरक्षा हो, है ना, बाह्य सुरक्षा हो, यानी एक तरह से संपत्ति और जीवन का सुरक्षा का भार उन्होंने लिया अपने से जो कमजोर वर्ग थे। ठीक है, यानी इसके कह सकते हैं कि जिसमें शक्ति संपन्न व्यक्ति अपने क्षेत्र के निवासी के संपत्ति, है ना, संपत्ति और जीवन की सुरक्षा करता है सामंतवाद। और इसके बदले में लोग उसके अधीनस्थ रूप में जीवन यापन करने के तत्पर हो जाते हैं। मतलब उनके अधीन वो रहते हैं, उनको नजराना भी देते हैं, एक सेवा भाव से वो काम करते हैं। उसी प्रकार देखिए, जिस प्रकार मध्यकाल में चर्च जो था धार्मिक एकता की स्थापना में सहायक रहा। चर्च जो है, चर्च का नाम आप सुने होंगे, चर्च जो है धार्मिक एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसी प्रकार से, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में समन्वय और एकता स्थापित करने में सामंतवादी व्यवस्था का विशिष्ट योगदान रहा। प्यारे स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से मध्यकाल में यूरोप में धार्मिक एकता प्रदान करने में चर्च का महत्व रहा, उसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में समन्वय और एकता स्थापित करने में सामंतवादी व्यवस्था का जो है सो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। यद्यपि यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का स्वरूप भिन्न भिन्न रूप से रहा है, परंतु फिर भी इसमें कुछ आधारभूत समानताएं सदैव विद्यमान रहे, यानी कुछ समानताएं जो शुरू से हमेशा रहा है। सामंतवाद के उद्भव में, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, सामंतवाद के उद्भव में रोमन साम्राज्य का विघटन भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। सामंतवाद के उद्भव में रोमन साम्राज्य का विघटन भी जो है एक महत्वपूर्ण कारण रहा और संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में जो है सो विभाजित हो गया। छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। इनके संचालक, अब भाई ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया तो कोई तो संचालक होगा ना। इनके संचालक जो है सामंत के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से जाने जाते थे? सामंत के नाम से जाने जाते थे। प्रत्येक प्रांत के सामंत अपने क्षेत्र को प्रशासन एवं सुरक्षा के दृष्टि से अनेक लोगों में विभाजित कर देते थे। अनेक लोगों में क्या करते थे? विभाजित कर देते थे। जो छोटे सामंत कहे जाते थे, मान लीजिए जिसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है वो बड़े सामंत हो गए। कुछ शक्तियाँ छोटे छोटे लोगों को दे दिए, वो छोटे सामंत कहलाए। ठीक है, इतना ही नहीं, छोटे सामंत अपनी सुविधा के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को पुनः जागीरों में विभाजित कर देते थे। देखिए समझ लीजिए, एक हो गया आपका बड़े सामंत, एक हो गए छोटे सामंत। छोटे सामंत भी अपनी सुविधा के लिए वो जागीरों में विभाजित कर देते थे। इससे समाज में कई श्रेणियां बन जाती थी, जिसमें राजा का स्थान जो है सबसे
सबसे जो ऊपर में स्थान रहेगा वो किसका स्थान रहेगा बताइए? श्रेणी में राजा का रहेगा। ठीक है, सबसे ऊपर में किसका रहेगा? राजा का रहेगा। उसके बाद मान लीजिए बड़े सामंत, उसके बाद मान लीजिए छोटे सामंत। इस प्रकार से मतलब सबसे शीर्ष पर जो है सो राजा रहेंगे। राजा जो है समस्त भूमि स्वामी, भूमि का स्वामी होता था। वह प्रमुख सैन्य प्रबंधक था, परंतु सुविधा की दृष्टि से भूमि का प्रबंध एवं सैनिक व्यवस्था की देखरेख का दायित्व राजा बड़े सामंत, छोटे सामंत और सैनिकों के मध्य जो है सो बटा हुआ था, है ना, उसके मध्य बटा हुआ था, जो आवश्यकता के समय राजा के आदेशानुसार व्यवस्था करते थे। अब प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग चर्चा करेंगे सामंतवाद की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूडलिज्म। सामंतवाद की विशेषता क्या है ना? देखिए, सामंतवादी व्यवस्था का स्वरूप वंशानुगत था। वंशानुगत कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैं एक सामंत हूँ, तो यदि मेरा देहांत हो जाएगा तो मेरे जगह पर मेरे बेटा को सामंत बना दिया जाएगा, उसको शक्तियां मिल जाएगी। किसी सामंत की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सामान्य रूप से सामंत मान लिया जाता था, इसको बोलते हैं वंशानुगत। इसी व्यवस्था के फलस्वरूप समाज मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हो गया था। इस व्यवस्था के फलस्वरूप समाज कितने भागों में विभाजित हो गया था? दो भागों में विभाजित हो गया था। प्रथम वर्ग में भूस्वामी आते थे। प्रथम वर्ग में कौन आते थे बताइए? प्रथम वर्ग में जो है सो भूस्वामी आते थे। एक मिनट, देखिए एक्चुअली जो सामंत जो है ना, ये वंशानुगत पद हो गया, ठीक है, और उसके पुत्र को मिल जाता था। तो इस प्रकार से समाज में, है ना, दो वर्ग बट गया, समाज दो वर्गों में बट गया। प्रथम वर्ग में भूस्वामी आते थे। प्रथम वर्ग में कौन आते थे? भूस्वामी आते थे, ठीक है, भूस्वामी प्रथम वर्ग में आते थे, ध्यान रखिएगा। द्वितीय वर्ग के लोगों पर, द्वितीय वर्ग में किसान और साधारण जनता का था। ये जो दूसरा वर्ग था ना, ये किसान और साधारण जनता होते थे। इसमें साधारण जनता दो वर्गों में बट गया। एक वर्ग हो गया आपका भूस्वामी और दूसरा कौन हो गया? किसान और साधारण जनता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रथम वर्ग के लोगों का, प्रथम वर्ग के लोगों का मतलब भूस्वामियों का, भूस्वामी जो होते थे। द्वितीय वर्ग के लोगों पर पूर्ण आधिपत्य था। बिल्कुल सही है भैया, ये भूस्वामी है, ये किसान है, तो मान के चलिए इसका शोषण होगा तो होगा, इसके ऑर्डर को ये नहीं काट सकता है, ठीक है। यानी यदि वो ऑर्डर दे दिया तो उसके ऑर्डर को जो है सो इसको मानना ही पड़ेगा। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस थोड़ा सा देखिएगा, इसमें क्या है, यानी आधिपत्य रहता था उनका, वो शोषण करता था, उनको वो ऑर्डर देते थे, उनको वो पालन करना पड़ता था। प्रथम वर्ग के लोग तरह तरह से द्वितीय वर्ग के लोगों का शोषण करते थे और अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए उनका उत्पीड़न करते थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया, उनका उत्पीड़न करते थे, उनका शोषण करते थे, अपनी बात को मनवाते थे। कौन से वर्ग? भूस्वामी वर्ग जो है इसको मनवाते थे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामंत वर्ग विशेषाधिकार युक्त थे, इनके पास अथक शक्तियां थी, इनको विशेष अधिकार दिया गया था, यानी इसको विशेषाधिकार मिला हुआ था, विशेषाधिकार मिला हुआ था, विशेषाधिकार युक्त थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और शान शौकत से जीवन यापन व्यतीत करते थे। स्वाभाविक है, धनी लोग थे, जीवन यापन शान शौकत के करते थे। जबकि किसान मजदूर न केवल उपेक्षित और अभावग्रस्त थे, अपितु गुलामों के समान जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य थे। स्वाभाविक है, जो किसान वर्ग थे, जो मजदूर वर्ग थे, साधारण वर्ग थे, वो गुलाम जैसा जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि जो सामंत वर्ग हुआ करते थे वो उनका शोषण भी करते थे।
प्यारे स्टूडेंट्स, वास्तव में मध्यकाल में यूरोप की सभ्यता और संस्कृति के निर्माण और विकास में जिन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया उसमें सामंतवाद को प्रमुखता प्राप्त है। इस युग में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में सामंतवाद का प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। निजी संपत्ति का केंद्रीकरण, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था का आधार सामंत प्रथा पर आधारित होना, वस्तुओं के आदान प्रदान पर आधारित बाजार व्यवस्था और जीवन उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन आदि सामंतवाद के प्रमुख गुण थे। इस पॉइंट को अब याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके कारण इस व्यवस्था के उत्तरोत्तर विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा कर लिए कि सामंतवाद का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, इसकी क्या विशेषता है, इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि सामंतवाद के पतन का क्या कारण थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी को।